वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब भी हमारे दिमाग में निगेटिविटी आए, जब भी हमारे चारों ओर निगेटिविटी आए और जब भी हमें ऐसा लगे कि हम निगेटिविटी से जकड़े जा चुके हैं, तो हमें बस एक चीज सोचना चाहिए, उसका काउंटर सोच लेना चाहिए, और इसी को हम पॉजिटिविटी कहते हैं। हमारे आसपास, आपके आसपास मैक्सिमम ऑफ द टाइम लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको कहेंगे कि 50,000 सीट है टोटल और 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 20 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तुम्हारी किस्मत जो है वो केवल और केवल उस 19,50,000 लोगों की तरह है और किसी के तरह नहीं है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको आपकी गवर्नमेंट मेडिकल सीट कंफर्म करने के लिए आप जितना मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको इस निगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसका काउंटर सोच लेना, उस निगेटिविटी का काउंटर सोच लेना और अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेकर जाना, अपने आप को सक्सेस के पाथ पे लेके जाना, अपने आप को सेल्फ मेड जर्नी उस पाथ पे ले जाना। नमस्ते, मेरा नाम है प्रणव और आज जो है वो लेक्चर 3 होने वाला है। ये पार्ट है 100 हार्ड चैलेंज का, यानी 100 डेज में हम लोग पूरी की पूरी जो नीट सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यह है लेक्चर 3 और इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री, उससे के बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग कवर किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, ग्राफ, एपी और जीपी और साथ साथ बायनोमियल एक्सप्रेशन। आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ज्योमेट्री का यूज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन जब भी हम एरिया से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड काम करेंगे तो वहां ज्योमेट्री का यूज होगा। इंटीग्रेशन जो है उसका यूज तो हर हमेशा होने वाला है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो जहां जहां इंस्टेंटेनियस की बात होगी, जहां जहां ऐसी वहां डिफरेंशिएट, जहां जहां इंस्टेंटेनियस रेट की बात होगी वहां वहां डिफरेंशिएशन की बात होगी। और जब भी हमें एवरेज डिफरेंशिएशन दे के हमें एवरेज निकालने को कहा जाएगा तो वहां इंटीग्रेशन की मदद ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ हम एक बार ही नहीं पढ़ेंगे, ग्राफ हम कई कई बार पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे और फिर हम कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो ग्राफ जो है वो बार बार पढ़ना है और इसके बाद भी पढ़ेंगे कहाँ? रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, एपी और जीपी पढ़ेंगे। एपी और जीपी बहुत बहुत छोटा है, मतलब 10 मिनट में हो जाएगा। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें रहेगा कि अगर दो जो है मतलब दो टर्म्स है, फॉर एग्जांपल लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके एन टर्म्स दे दिया, तो उसका सम क्या होगा? जीपी में क्या होगा? 1 दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया, 16 दे दिया, 32 दे दिया, फिर 64 दे दिया, उसके बाद फिर 128, इस तरह से वो देते चला गया। 1 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, अब बोल देगा कि एन तक है, उसका सम बताओ। क्या करोगे? तो वहां के लिए हम लोग क्या करेंगे? जीपी पढ़ेंगे। उसके बाद बायनोमियल एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल्स हो, तो उसके हम क्या कहेंगे? बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब मैं यहां लिखना भूल गया, एक और चीज कवर करना है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या होता है? तुम जानते हो रूट निकालना, तुम तो 9th में पढ़े थे, 8th में पढ़े थे और 10th में भी पढ़ के ही आए हो, मतलब अभी अभी पढ़ के आए हो 10th के बाद। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, लेकिन फिर से हम लोग उसे कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की वो होता है ना रूट्स निकालना, अगर एक्स का दो वैल्यू ए और बी, ठीक है, तो क्या होता है? रूट का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है, वही देखेंगे और कुछ ज्यादा नहीं देखने वाले हैं, बस उतना ही देखना है। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम लोग ये कवर करेंगे और इसके साथ साथ बेसिक मैथमेटिक्स आपका कवर हो जाएगा। और जब बेसिक मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, मतलब एक बार में पूरी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी झलक देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में सबसे पहले जो है वो क्या करना है आपको? वो आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना है। मैंने यहाँ बता दिया है, ये क्या है? ये ट्रेपेजॉइड है और इसके साथ साथ ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है, ये सिलेंडर और ये इक्लिप्स। इक्लिप्स में ए जो है वो क्या है? सेमी माइनर एक्सिस और बी जो है वो क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब आप याद, क्या ये याद ही होगा। अगर मैं बस इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि जरूरी है लिखाना। ठीक है, तो पाई का वैल्यू जो है वो याद रखना, पाई इक्वल्स 22/7, पाई इक्वल्स 22/7 इक्वल्स 3.14। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा? फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन में पाई स्क्वायर ऊपर दे दिया, तो क्या करोगे? पाई स्क्वायर को जी से काट दोगे, पाई स्क्वायर इक्वल्स 9.877 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, 1 अपॉन पाई इक्वल 0.318। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ के रखना है। ठीक है, अब हम चलेंगे सबसे मेन चीज, वो है इंटीग्रेशन। देखिए ज्योमेट्री तो 1-2 मिनट का खेल होता है। देखो ज्योमेट्री में सिर्फ फॉर्मूला याद करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है, हमने अभी तक डिफरेंशिएशन कवर कर लिया है। अब देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग कोई फंक्शन था y, तुम्हें याद है कि हम लोग क्या करते थे कि dy बाई डी एक्स
इफ y इक्वल साइन एक्स देन dy बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे बाबू? हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि इफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स, याद करो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स क्या था? dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2x होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वहां पर 2 जो है वो नीचे आ जाएगा और 2 जो है उसमें -1 हो जाएगा। याद करो, इफ y इक्वल्स x टू द पावर n देन dy बाय dx इक्वल्स nx टू द पावर n माइनस 1। ये था। तो देखो ये y जो है इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन। तुम्हें याद है, मैंने बताया भी था। और इसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन करके फंक्शन से क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन से क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव से फंक्शन निकालें तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया? देखो y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, y जो है वो फंक्शन है। अब देखो dy बाई डी एक्स को हमने, फंक्शन को हमने पहले डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट जो किया वो क्या आया? डेरिवेटिव आया। तो डेरिवेटिव जो है उसको हम लोग अगर फिर से फंक्शन निकालें, डेरिवेटिव से फिर से फंक्शन निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। जबकि फंक्शन से डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। ये तुमने देख लिया कि ये इस तरह से होता है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, साइड में मैं लिख दूंगा, बेसिकली क्रिस्प नोट्स जो है वही यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिवर्स प्रोसेस लिखते चलो मेरे साथ। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। समझ गए क्या? और फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन फ्रॉम डेरिवेटिव, फंक्शन फ्रॉम डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन से अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। लेकिन अगर डेरिवेटिव से फंक्शन निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसका कुछ फॉर्मूला है बाबू। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? अगर हमें डेरिवेटिव से फंक्शन निकालना है तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर किसी को इंटीग्रेट करते हैं ना, जैसे x को अगर इंटीग्रेट करते हैं ना तो उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखते हैं। अगर x पे कोई एक्सपोनेंट हो, फॉर एग्जांपल x टू द पावर n, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अभी ऐसा क्यों होगा मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अदर देन दिस, अदर देन -1, n कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। कुछ भी हो सकता है, -2, -3, -4, -5, -6, -1.5, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, प्लस में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन n का वैल्यू जो है इट शुड नॉट बी -1, इट शुड नॉट बी -1। व्हाई? आई विल लेट यू नो इन दिस लेक्चर। अभी ही बता दूंगा। देखो अगर x टू द पावर n और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या लिखेंगे? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है। कुछ नहीं, क्यों नहीं याद रखना है सर? अभी एग्जांपल दे देते हैं। देखो सबसे पहला चीज क्या, अगर तुम्हें पूछ दिया जाए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम याद करो कि किसका डिफरेंशिएशन जो होता था वो साइन एक्स होता था। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो था वो माइनस साइन एक्स होता था। याद करो।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अरे भाई साइन तो आएगा ही ना, अरे जो वहां निगेटिव था यहां भी तो पॉजिटिव होगा, ये साइन एक्स भले ही आ जाए लेकिन साइन एक्स जो था वो किसका था, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां भी देख लो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। माइनस कॉस एक्स का यही कर लो ना, माइनस कॉस एक्स को डीएक्स को नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अगर मैं इसी तरह बोल दूं कि कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, सिंपल। अभी मैं एक और चीज तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ log x जो है, log e टू द पावर x इंटू dx, इसका जो है वो डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x। सिंपल एज इट इज। आई एम सॉरी 1/x का जो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x। रीजन क्या है इसके पीछे, समझो रीजन, समझो इसके पीछे। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, log ex d बाय dx, इसका क्या था 1/x, ठीक है। और यही रीजन है इसका डिफरेंशिएशन था। अब x को अगर ऊपर लेके चले जाओगे 1/x dx इक्वल्स log x। अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है जो हमने पढ़ा था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। तो अगर log x होगा तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर -1 dx इक्वल्स log e टू द पावर x। अब थोड़ा पीछे आते हैं और यहां देखो, यहां मैंने क्या बताया, x टू द पावर n dx इक्वल्स x टू द पावर n प्लस 1/n+1, ठीक है, ये मैंने बताया। तो अगर मैं यहां इफ n इक्वल्स -1 देन व्हाट, देन क्या, देन 1/x dx, इसको अगर इस तरह से डिफरेंशिएट यहां कर दे तो 1/x x टू द पावर -1 dx हो जाएगा। तो x टू द पावर -1 प्लस 1/-1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, log ex। समझ गए, समझ गए ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब चलो ये सब तो ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चौथा भी दे दूं तो मैं तुम बना ही दोगे, e टू द पावर x dx, इसका क्या हो जाएगा, सिंपली e टू द पावर x, ठीक है। मतलब e टू द पावर x बहुत बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन log d e टू द पावर d e टू द पावर x अपॉन dx, तो इसका क्या था, सिंपली था ये, ठीक है, सिंपल था ये हर जगह ये सेम है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब हर मौसम क्लास आता है, हर मौसम पढ़ाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका निकल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, दो कंडीशन है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है, सिंपली, ठीक है। दो ले लेते हैं। ये क्या है, ये फंक्शन है, और ये क्या है, यही तो फंक्शन है, ये फंक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy बाय dx इक्वल्स कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, यहाँ 2x, और यहाँ dy अपॉन dx इक्वल्स। तुम एक चीज देखो कि अगर 2x हमें दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि फंक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे कि 2x है, 2x को क्या लिखेंगे, अगर हमें ये करने दिया जाए तो क्या लिखेंगे, 2x टू द पावर 1, इसका इंटीग्रेशन dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही होगा ना, n+1। तो n क्या था, n इक्वल्स x टू द पावर 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 2 इक्वल्स 2x स्क्वायर बाय 2 गया इक्वल्स x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर, और इसी तरह यहां भी निकालोगे तो यहां भी x स्क्वायर आ जाएगा फंक्शन। अगर यहां इन दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर ही फंक्शन आ गया, नीचे भी और इधर y इक्वल्स एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वहां भी, और y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 वहां भी फंक्शन अगर यही आ रहा है हमारे डेरिवेटिव से, तो कुछ प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या है कि कांस्टेंट जो है वो तो जीरो हो जा रहा है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करने के बाद वो तो जीरो हो जा रहा है, तो डेरिवेटिव जो है वो भले ही वहां कुछ ना हो, लेकिन हम सेफ्टी के लिए प्लस टू प्लस सी ऐड कर लेते हैं। यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बाबू जीरो ही आएगा ना। और अगर डेरिवेटिव से हमें फंक्शन निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे c जो है वो तो गायब है, यहाँ पे 2 जो है वो तो गायब है, यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा हमें डिफरेंशिएशन। यहाँ तुम थोड़ी इंटीग्रेशन से जब तुम्हें डेरिवेटिव दे दिया जाए तो और फंक्शन निकालने को कहा जाए तो कांस्टेंट कैसे पता चलेगा तुम्हें, तुम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो हम लोग सेफ्टी के लिए हर जगह जब भी किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके बाद प्लस सी लिख लेते हैं। कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां भी हम देखेंगे x टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी, यानी सेफ्टी जो है इट इज पैरामाउंट, सेफ्टी जो है वो पैरामाउंट log x प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट जो है वो ऐड कर लेते हैं। रीजन ये है कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट का वैल्यू नहीं होता है, मतलब अगर होता भी है तो वो जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें डेरिवेटिव को जब हम डिफरेंशिएट करके, जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव लाए हैं तो उस केस में जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका वैल्यू जीरो आ जाता है। इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालते हैं तो वहां पे सी ऐड, ठीक है। अगर आप यहां तक समझ गए हैं, अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन लूं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेट x टू द पावर 11 by 2 dx, क्या हो जाएगा x टू द पावर 11 by 2 प्लस 1 अपॉन 11 by 2 प्लस 1, 2 by 13 x टू द पावर क्या हो जाएगा 13 by 2, सिंपली आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से तुरंत तुरंत बनाते चलो, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने। x टू द पावर -7 dx, अगर मैं इसका बोलूं x टू द पावर -7 dx तो सीधा क्या हो जाएगा x टू द पावर -7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर अपॉन -7 प्लस 1, तो -6, 1 अपॉन -6 इंटू x टू द पावर -6 इक्वल्स 1 अपॉन 6 -1 अपॉन 6 इंटू x टू द पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट फटाफट तुम क्या करोगे, निकालते चलोगे, फटाफट निकालते चलोगे। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन दे दूं तुम, मतलब ये होमवर्क है तुम्हारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं ये तुम्हें दे दूं इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कर, तो सिंपली क्या होगा एक्स क्यू टू द पावर 3 एक्स क्यू अपॉन 3 कॉस एक्स का जो याद करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, बाद में मैं मिटा दूंगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन एक्स, ये देखो 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। अब यहां मत कर देना एक्स टू पावर -1, एक्स टू द पावर -1, ठीक है। इस तरीके से फटाफट फटाफट निकाल दोगे तुम। चौथा क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, क्या चौथा क्वेश्चन है, x टू द पावर p बाय q dx वेयर p बाय q इक्वल्स माइनस, तो ये बना लेना, बहुत इजी है। अगर p बाई क्यू -1 है तो मैं बताऊंगा नहीं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आगे जो है वो हमें इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। क्या जरूरत पड़ने वाला है कि हमें ये कोई लाइन दे दिया और इसका हमें इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन दे दिया है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स, कोई इक्वेशन दे दिया, ये y लाइन है और उसका इक्वेशन दे दिया हमें, और हमें बोल देता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, इसका एरिया क्या होगा। अब यहां यूज होता है इंटीग्रेशन, यहां यूज किसका होता है, इंटीग्रेशन का। ये इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, मतलब इतना पतला भी नहीं, इससे भी काफी ज्यादा पतला, इसको स्ट्रिप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू ds, स्ट्रिप लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसको फंक्शन ऑफ एक्स कह लेते हैं, फंक्शन ऑफ, तो एरिया इक्वल्स, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला,
एरिया इक्वल्स इंटीग्रेट फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, ए टू बी, ए टू बी। अब दूसरा एक और चीज आता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। कोई भी लाइन दे दिया है और उसके अंदर का एरिया अंडर कर्व हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो इसको एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप लेंगे और उसको डिफरेंशिएट, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ कर्व निकल जाएगा। लेकिन यहाँ जो है ना y का जो y जो है उसको फंक्शन ऑफ x में दिया रहना चाहिए, वो दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, वो दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर एक और चीज यहां से निकल के आता है वो ये है, कि अगर y एवरेज मांग लिया तुमसे, y एवरेज मांग लिया तो क्या होगा, ए टू बी यानी एवरेज एरिया अगर मांग लिया तो इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे ही, नीचे में क्या करेंगे, b माइनस ए करेंगे, ठीक। ये दो चीज याद रखना। अब इसको कैसे करेंगे बाबू, तो आओ वो दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, क्वेश्चन ले लेते हैं और ये एक हमें एरिया दे दिया गया, लाइन दे दिया y इक्वल्स 3x स्क्वायर और बोल दिया कि इसके बीच का एरिया निकालो, इसके बीच का एरिया निकालो, ये एरिया निकालो। यहाँ क्या है, x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स 2। अगर ये बोल दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है, बोल दिया गया ये कोई लाइन है, इसके नीचे का एरिया निकालो, अब कैसे निकालोगे एरिया, तुम तो ज्योमेट्री में पढ़े थे, ये तो कोई सेफ ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे, उसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपली मैंने फॉर्मूला यूज किया है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर जो है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स इंटीग्रेट टू 3x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो जो है वो नीचे आ जाएगा, 2 प्लस 1 ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, तो 3x टू द पावर 3/3, इसको x1 1 to 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 1 to 2 यहाँ कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 1 to 2 इक्वल्स एक्स क्यूब, दो अगर x के जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और x के जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल्स 7। समझ गए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस टॉपिक को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इस टॉपिक को क्या कहेंगे बाबू, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिक हेडिंग डाल दो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके लिए तुम अगर कुछ और भी दे दूं, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, तुम वो क्वेश्चन जो है वो कर लेना। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है बाबू कि द इंटीग्रल द इंटीग्रल 1 5x स्क्वायर dx इज इक्वल टू। दूसरा क्वेश्चन दे दो, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें पहला क्या है, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। दूसरा क्या है, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, आर टू इंफिनिटी आर वन टू आर टू। तीसरा क्या है, कॉस एक्स डी एक्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, तुम्हें एक चीज याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, याद करो, मैंने बताया था साइन माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, दैट्स व्हाई टेन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस टेन थीटा। मैं लिख देता हूं कहीं ताकि ये तुम्हें याद रहे, दो मैं तीसरा क्वेश्चन भी डाल देता हूं तुम्हें।
चौथा क्वेश्चन मैं लास्ट में डाल ही देता हूँ। साइन एक्स डी एक्स अप टू वॉट 0 to पाई बाय 2। क्या करोगे, सिंपली साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, याद करो cos x को डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आता, sin x आता, तो माइनस cos x आ जाएगा। माइनस cos x को पहले पाई बाय 2 पे पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस जीरो हो जाएगा, वहां पे माइनस 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 cos x हो जाएगा। cos x में x का वैल्यू 0 अगर है तो माइनस cos 0 क्या हो जाएगा, माइनस cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा इसका। ऊपर वाला देख लो, cos x dx प्लस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन जो है sin x हो जाएगा, sin x को पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 1 हो जाएगा, माइनस माइनस पाई बाय 2 तो माइनस माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको नॉर्मली कर लोगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। देखो हर एक चीज मैं तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं सॉल्व करा सकता, तुम्हें खुद भी कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया अभी वो तुम्हें याद होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, एंड टेन माइनस थीटा इक्वल्स टेन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है। साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल्स टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होनी चाहिए, और इसी के साथ हमारी जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म है। अब एक और क्वेश्चन कर सकते हो तुम, अगर तुम चाहो तो। क्वेश्चन करना बहुत इजी है, मैंने तुम्हें एवरेज बता के रखा है, तो डिटरमाइन the average value of y equals ax plus 3 in an interval where 0x is। अगर ये एवरेज वैल्यू ऑफ y इक्वल्स ax प्लस 3 पूछ लिया, इंटरवल क्या है, इंटरवल है x का मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है, जब x का वैल्यू 0 होगा तो, और जब x का वैल्यू 1 होगा, इसके बीच में अगर एवरेज वैल्यू पूछ ले रहा है तो क्या करेंगे, y को इंटीग्रेट कर देंगे a से b तक और b माइनस a कर देंगे। b क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, तुम्हें याद है y एवरेज एरिया, अगर मैं यहां लिखूं एवरेज एरिया इक्वल्स व्हाट, क्या हो जाएगा, एवरेज एरिया इक्वल y एवरेज इक्वल्स क्या हो जाएगा, y को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, a से b तक अपॉन b माइनस a। दिस इज द राइट आंसर ना, दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैं मुंह से भी निकाल के बता सकता हूँ। देखो y इक्वल्स ax प्लस 3 दिया हुआ है, ax प्लस 3 दिया हुआ है अगर, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स ax प्लस 3 दिया है ना, इन इंटरवल 0 to 1। हाँ तो सिंपल है ना, एक सेकेंड, ax नहीं है वैल्यू यहाँ पे, 2x है। वही मैं सोचूं कि ये दो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन 3 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x अगर हो गया तो उसके बाद सिंपली आगे कर लो, समझ गए। मतलब एक बार वो नीचे में क्या करो, एक बार वैल्यू 1 पुट करोगे, एक बार वैल्यू 0 पुट करोगे, तो उसके बाद मैं करके ही गई, इतना देर बोलने की चलते तुम लोग को एक क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तुम। ये देखो y सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आ जाते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर लेंगे, 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट कर लेंगे dx के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, देखो 2x स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा। अगर ये आ गया प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर ये सही है तो दो कट गया, इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। एक बार इसमें अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। अगर 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, हर जगह 0 ही आएगा। एक्स स्क्वायर का 0, 3x का 0,
1 पुट करोगे 1 + 3 4 आ जाएगा अपॉन a - b y एवरेज इक्वल्स a - b - a। तो b कितना है, b - a, b कितना है 1 है, a कितना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो होता है अब, सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो होता है अब खत्म। अब हम लोग करेंगे ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ग्राफ। ग्राफ ग्राफ में सबसे पहले ग्राफ समझना जरूरी है कि ग्राफ जो है उसका यूज कहाँ होता है। ग्राफ जो है उसका बेसिकली यूज यहाँ होता है कि जब भी हम लोग कोई एक वैल्यू दिए, मान के चलो कि हमें एक इक्वेशन दिया है y = mx + c, ठीक है। तो इसमें m जो है वो कुछ है, c जो है वो कुछ है, तो y को x के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रही है कि हमने बाइक पे बैठे, हम बाइक पे बैठे और हम t = 0 से शुरू किए और 5 सेकंड बाद, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड बाद हमारी वेलोसिटी जो होती है वो 10 सेंटीमीटर/सेकंड हो जाती है, 10 मीटर/सेकंड हो जाती है। और अगले 5 सेकंड में हम उसको हेलीकॉप्टर बना देते हैं और हमारी जो स्पीड है वो 720 मीटर/सेकंड हो जाती है। अगर इस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही है या कुछ भी इस तरह से 10 है, 12 हो जा रहा है, 15 हो जाए, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज है उसको हम लोग कहीं अगर हम प्लॉट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। तो देखो y को अगर वेलोसिटी मान लो और हमने बाइक को एक्सेलरेट किया, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, उसके लिए ये इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन है y = mx + c, तो हम देखेंगे कि m जो है y = mx + c है। तो ये इक्वेशन पे अगर ये इक्वेशन हमें मिल गया कहीं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, या ग्राफ जो है वो कर्व है, या ग्राफ जो है वो पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, या सर्कल है, या एक्सपोनेंशियल डीके है। इस तरह से इक्वेशन समझ सकते हैं। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे सिंपली हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारी चीजें जो है बार बार आने वाली है जब भी हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, जब भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जब भी उसके बाद हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में पैराबोला, हाइपरबोला फिर से पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके जो है वो पढ़ना है हमें। तो ये सब चीज बार बार पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए अगर मुझे लगता है कि समझ में इतना ज्यादा मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। समझ में आ ही गया होगा कि ग्राफ जो है उसमें 2 एक्सेस होता है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे में जो चेंजेस आती है उसको देखने के लिए हम लोग बेसिकली ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन होता है y का, y = mx + c, यानी कि y अगर कुछ होगा तो x जो होगा वो, अगर x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू m + c होगा। अगर y का वैल्यू जो है वो, अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2m + c होगा। इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन में मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। स्ट्रेट लाइन में और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y = mx + c, where c is the intercept on y axis, intercept on y। आओ समझते हैं इसे। m is रूट और x y तो समझते ही हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। आओ इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं कि ये एक x और y है और ये लाइन, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या ये इक्वेशन। आओ अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। मैं फिर से एक ग्राफ बना रहा हूँ और मैं इसको क्या करूं, अगर यहां से ये लेके चले जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो y = mx + c, जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो m हो जाएगा। m पॉजिटिव है या निगेटिव है, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या।
आओ मैं फटाफट ये सब देखो फटाफट कवर करना चाहिए, दिमाग में फटफट आना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल तीसरा ग्राफ ले लेते हैं। तीसरा ग्राफ में हमने क्या किया, तो थोड़ा और नीचे लिया, हमने यहां से इसको इंटरसेप्ट करा दिया, हमने यहां से इसको इंटरसेप्ट करा दिया, और ये इंटरसेप्शन जो है ये जो है वो क्या है, और स्लोप क्या होगा इसमें, इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा, y इक्वल्स पॉजिटिव होगा। लेकिन c जो है इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा, तो y इक्वल्स mx माइनस सी हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सिंपल है ये, सिंपल सिंपल, ये तुम्हें ही निकाल, तुम भी निकाल सकते हो खुद से भी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दूसरा भी लाइन ले लेते हैं और सबको निगेटिव कराते हैं, आओ सबको निगेटिव, ठीक है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ग्राफ बना देते हैं, ऐसे क्या, ऐसे बना, ऐसे ग्राफ बना। अब बताओ यहाँ पे बताओ, जो m है स्लोप है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन व्हाट, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा है थीटा, नहीं 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो स्लोप जो है स्लोप इक्वल्स निगेटिव, लेकिन c जो है वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव साइड है तो y इक्वल्स माइनस एम एक्स प्लस सी, हो सकता है क्या, y इक्वल्स माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इस तरह से अगर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि इस तरह का ग्राफ ले लेते हैं, हम y का वैल्यू जो है वो माइनस एम एक्स अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे बाबू, अगर हम बोले कि हम y का वैल्यू माइनस एम एक्स निकालना चाहते हैं तो माइनस एम एक्स के लिए क्या करेंगे, इंटरसेप्ट से ही निकाल देंगे इसको, लो, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ये हो गया थीटा, theta is greater than 90 degree but smaller than what, 180 degree, that's why m equals negative, m equals negative but c equals positive, that's why y equals minus m। समझ गए, तो किसी तरीके से दे सकता है ये, किसी तरीके से आ सकता है ये, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पैराबोला में, आता है पेरा, अब आ जाते हैं पैराबोला में। पैराबोला का यूज जो है ना वो आने वाले चैप्टर्स में बहुत बार बार होने वाला है। कहाँ पे, जहाँ पे भी हम जब देखेंगे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल x इक्वल्स के वाई स्क्वायर या y इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, तो जब भी ऐसा कुछ होने वाला है तो वहां पे पैराबोला का ही यूज होगा, वहां पे पैराबोला का ही यूज होने वाला है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इस तरह से ये ग्राफ दे दिया इन्होंने और ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, तो ये पैराबोला है, हाँ है पैराबोला, और यहाँ इक्वेशन जो है इट विल बी x इक्वल्स के वाई स्क्वायर, ठीक है। जिसमें स्क्वायर होगा ना, जिसमें स्क्वायर होगा उसके अराउंड जो ये कर्व जो है वो बना लेना। अब बेसिकली इसको समझना नहीं चाहिए, इसको समझ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये क्लास 8th 9th में ना तुम इसका ग्राफ प्लॉट कर चुके हो, ठीक है, कि अगर x का वैल्यू ये होगा तो y का वैल्यू क्या, अगर फॉर एग्जांपल x और y का कोई x का इक्वेशन दे दिया कि या इस x जो है वो 2 है तो y जो है वो 3 गुना 2 स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से दे दिया अगर, और उसका तुमको बोल दिया कि प्लॉट करने के लिए, तो तुम ग्राफ पेपर में बनाए होगे कि x का वैल्यू यहाँ ये होगा यहाँ ये होगा, इस तरह से तुमने कनेक्ट करके पैराबोला बनाया होगा, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं, 4 ग्राफ है ही इसमें, चारों जो है वो मैं, ठीक है, यहाँ जो है वो x इक्वल माइनस के वाई ग्राफ है,
कोई बात नहीं बाबू, चिंता मत करो आप। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे करूं, इस कप को मैं उल्टा ही कर देता हूं। मैं इसको ऐसा करूं, x इक्वल्स माइनस के वाई स्क्वायर, सिंपल। सिंपली अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ जाए हम लोग, और अब क्या करें हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स के वाई स्क्वायर, और ये उल्टा अगर आ गया तो y इक्वल्स, प्लॉट करना समझ लो बस, x इक्वल्स के वाई स्क्वायर, x इक्वल्स माइनस के वाई स्क्वायर जब उल्टा होगा तो, और ऊपर जब होगा तो y इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, और नीचे जब होगा तो y इक्वल्स माइनस के एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला का ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सिंपली y इक्वल्स mx प्लस c। अब m जो है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है, c जो है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। इनफैक्ट m जो है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब x पे ही ग्राफ हो, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन भी कवर है। अब हम लोग दो छोटा छोटा कर लेते हैं। पहला तो सर्कल, सर्कल अगर सर्कल की हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल हो गया हमारा। तो सर्कल के लिए ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। और दूसरा क्या करेंगे, इक्लिप्स के लिए, इक्लिप्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो तो अगर ये ए है और ये बी है, ए क्या है, रेडियस ऑफ सेमी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर। तो इन दैट केस क्या होगा इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। और इसका यूज कहाँ पड़ेगा हमें, इसका यूज पड़ेगा हमें केपलर्स लॉ में, इसका यूज पड़ेगा केपलर्स लॉ में। इस तरह से हमारा जो ग्राफ है उसमें पैराबोला, पैराबोला खत्म हो चुका है, और अभी हम पढ़ेंगे बस हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपर, हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, y is inversely proportional to x. If y is inversely proportional to x, then क्या, ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा इफ y is, और अगर बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा भी दे देता है, ऐसा इनफैक्ट नीट में ही कई कई बार आया है, इस तरह से दो ग्राफ दे देता है, बोलता है जो
ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है। तो ये जो है वो सिंपली क्या होगा ना, y इक्वल्स 1/x अगर होगा, 1/x अगर होगा और 1/x² होगा। 1/x³ भी कर दोगे तो इसी तरह का ग्राफ आएगा, बस वो रेडियस में थोड़ी जो है, बस वो कर्वेचर में है उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर 1/x⁴ भी कर दोगे तो भी वही होगा, बस थोड़ा कर्वेचर जो है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे कहते हैं। अब जो इसका यूज है, इसका यूज जो है, इसका यूज हम लोग करेंगे केपलर लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ जब हम पढ़ेंगे ना तो हम इसका यूज करेंगे, इसका। ठीक है, और सर्कल का तो यूज आने ही वाला है, और केपलर्स लॉ का यूज और भी बहुत जगह आने वाला है। फॉर एग्जांपल कि एक हम एसएचएम में भी इसका यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे। अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं अभी समझा नहीं सकता। आप अभी 10th से पास आउट होके आए हैं, एसएचएम सुन रहे हैं तो ब्रेन डिस्ट्रॉइड। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ जो है वन है, ये जो है वो y इक्वल्स e⁻⁻, क्या कहते हैं, तुम जो है ना इसका यूज जो है, इसका यूज वहां भी करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी करोगे। Pv इक्वल्स nRT, अगर n और t कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, n और t कांस्टेंट हो जाएंगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² होगा। इन दैट केस वो दो ग्राफ जो उसी दो ग्राफ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन कई कई बार आ चुका है, क्वेश्चन मतलब 4 5 6 बार क्वेश्चन ये आ चुका है आज तक। AIPMT का एक समय का एक फेवरेट क्वेश्चन था। नीट जब आया तो उसमें भी 2019 में भी इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, 2021 में भी बन चुका है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बार बार बनते हैं। एक्सपोनेंशियल डीके का क्वेश्चन जो है ये भी एक समय में ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था। अब रेडियो एक्टिव डीके अगर देखे, तुम्हें याद होगा n इक्वल्स n0 e⁻⁻ तो अगर मैं कहूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डीके पूछूं तो ये जो है एक्सपोनेंशियल डीके जो है वो बन जाएगा। n0 को t के रिस्पेक्ट में अगर रखोगे यहाँ पे तो इसका जो ग्राफ जो है वो इस तरह से, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन रख लो, बाद में काम आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पैराबोला है वो भी खत्म हो चुका है और इसी के साथ हमारा ग्राफ भी खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बाबू, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमें बहुत छोटा सा बाइनोमियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो, एन अलजेब्रिक इक्वेशन, एन अलजेब्रिक इक्वेशन of second order that is highest power on variable is 2. If the highest power on variable is 2, in that case it is quadratic equation, it is quadratic equation। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बाबू, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं कहूं कि x का वैल्यू निकालना है, इफ x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x का वैल्यू दो निकलता है, कौन कौन, -b और एक प्लस और एक माइनस, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये रूट का वैल्यू निकलता है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac, मतलब एक तो निकलेगा x1 इक्वल्स -b प्लस √b² - 4ac/2a, और दूसरा वैल्यू जो निकलेगा x2 इक्वल्स -b माइनस √b² - 4ac/2। ठीक है, तो ये दो जो है वो निकल सकता है। अभी तुम ये हाल फिलहाल में पढ़ के आए हो तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो कर लो। क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल 0, देन x इक्वल्स 1। ठीक है,
ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसका? या तो देखो दो तरीके से कर सकते हो इसमें, या तो सीधा रूट लगाओ, या तुम जैसा पढ़ के आए हो 12×24 वो वाला, तो 8×3 = 24, सीधा क्या कर लोगे, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स 0। तो 2x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 0। 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 0। 10 x का वैल्यू -4 भी हो सकता है और x का वैल्यू 3/2 भी हो सकता है। या इसको थोड़ा और कर लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल 0 एंड x प्लस 4 इक्वल 0। समझ गए? तो x का वैल्यू -4 भी आ सकता है और x का वैल्यू 3/2 भी आ सकता है। समझ गए? दो आ सकता है वैल्यू, इस तरीके से बना लोगे। या नहीं तो इसको जैसे मैंने बताया, -b x इक्वल्स x1 इक्वल्स -b मतलब -5 प्लस माइनस √b² 25 माइनस 4ac 4 4ac 4 12 चौके 48 48 4ac क्या हो जाएगा, -4a कितना है, 2 है, इंटू -12, ठीक है, तो 12 दूनी 24 चौके 96 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2a 2a 2 दूनी 4 इक्वल्स -5 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस √25, ये प्लस हो जाएगा, 12 चौके 48 48 दूनी 96 96 5 101 20 121 121 का √11 हो जाएगा, 11 -5 -5 प्लस -11/4। अब -5 को 11 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। या तो ये 6/4 आ सकता है, x1 का वैल्यू 6/4 आ सकता है, या -5 को -11 में घटाओगे तो -4 6/4 3/2 3/2 आएगा या 4 आएगा। तो दोनों तरीका से निकाल सकते हो। फैक्टोरियल मेथड जो तुम 10th में पढ़ के आए उसको भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये जो तुम्हारा जो -b प्लस -√b² -4ac/2 है वो भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बाबू, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो करते रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, द स्पीड विच इज v ऑफ अ पार्टिकल moving along straight line is given by v equals v² plus 3t minus 4, where v is in meter per second and t is in find the time t at which the particle will momentarily come to। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये एक इक्वेशन दिया है, क्या, वेलोसिटी का इक्वेशन है, v इक्वल्स t² प्लस 3t माइनस 4, और बोल रहा है ऐसा टाइम निकालना जहां पर जो ये v है वो इक्वल टू 0 हो जाए, यानी स्पीड जो है वो इसका 0 हो जाए। रेस्ट में तब होगा ना जब इसमें स्पीड ही नहीं, जब स्पीड कब नहीं होगा, जब v का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो व्हेन t² प्लस 3t माइनस 4 इक्वल 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे, यहाँ पे 4 है तो 1 3 हो जाएगा, तो एक जो है वो इधर आ जाएगा, इधर ले लो 3 इधर ले लो 1, तो t इक्वल्स 4 सेकेंड सिंपली। लेकिन तुमको सॉल्व करना है इसे t इक्वल्स 4 सेकेंड होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 π/2 for which
10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 और 0। मतलब बोल रहा है कि थीटा का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है इस इक्वेशन के लिए इतने एंगल के बीच में। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करोगे? देखो ये इक्वेशन दे दिया है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना क्या क्या वैल्यू हो सकता है। देखो थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो हो सकता है, दो हो सकता है ना। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग थीटा का दो वैल्यू हो सकता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है हमारा 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 cos माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 इक्वल 0, इसमें दो वैल्यू हो सकता है थीटा का, एक x1 एक cos थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? दो ही हो सकता है। तो थीटा का वैल्यू जो इस इंटरवल के बीच में अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है? दो है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन क्या था? 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 है ना, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो देखो एक चीज मैं पहले एक चीज चेक, फैक्टोरियल चेक कर। 10 या 30 पॉसिबल है? नहीं है। 30 का और देख ले, 15 दूनी 30 नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। और देख लेते हैं, और तो पॉसिबल ही नहीं। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 5, 6 5 इसमें भी पॉसिबल ना। अगर इधर 5 कर दोगे 6 कर, चेक कर लेते हैं एक बार। 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इधर ले लो 2 cos थीटा इंटू 5 cos थीटा माइनस 1 माइनस 1 इंटू 5 cos थीटा प्लस 3, सॉरी माइनस 3, सही है आगे माइनस 1, यहाँ भी 3 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि 2 3 जा 6 cos थीटा, तो 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 5 cos थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दस यहाँ cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2, और यहाँ cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये अपॉन 5। तो ये थीटा का वैल्यू या तो 60 डिग्री होगा, और ये थीटा का वैल्यू याद करो 3/5 कब होगा? मैंने बताया था 3/5 के लिए मैंने बताया था तुम्हें क्या, स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये अगर थीटा है तो इसको क्या करोगे? 3 बोल दोगे, 4 बोल दोगे, 5 बोल दोगे, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री होगा। तो अगर ये वैल्यू 37 डिग्री है, अगर ये वाला वैल्यू जो है ये 37 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 53 डिग्री हो जाएगा। 53 डिग्री हो जाएगा तो ये cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 53/5 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स यहाँ क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। तो दो पॉसिबल वैल्यू है थीटा का, 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेके π/2 के बीच में दो पॉसिबल वैल्यू है। वन इज 53 डिग्री एंड सेकेंड वन इज 60। समझ गए? समझ गए क्या? अब देखो इसके साथ साथ हमारा जो ये वाला जो है आपका जो अभी क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी खत्म हो चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग लॉग पढ़ेंगे। लॉग का बेसिकली यूज इक्विलिब्रियम होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा। मतलब जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि हम ही वो पढ़ाने वाले हैं आपको, तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम का यूज होगा। तो इक्विलिब्रियम में के ए के बी ये सब निकालने के लिए हम लोग लॉग का यूज करेंगे, मतलब एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, log 2 का वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू याद रखने का हमें जरूरत नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना और एग्जामिनर को लगता है ऐसा कि log 3 का वैल्यू का यूज आने वाला है इसमें, तो वो क्वेश्चन में ही वो हिंट दे देते हैं, वहां पे लिख देते हैं कि द वैल्यू ऑफ log 3 इज इतना, द वैल्यू ऑफ log 4 इज इतना। लेकिन सेफ्टी के लिए मैं ये भी तुम्हें लिखा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहला चीज हेडिंग डाल लेते हैं लॉगरिदम। देखो तुम जानते हो log m इंटू एन इक्वल्स log m प्लस log n। सिमिलरली log m बाय n इक्वल्स
log n माइनस log n, log e टू द पावर x इक्वल्स ln x, इसको ही ln x बोलते हैं। और इसको अगर 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे log 10 बेस log x बेस 10, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, अभी इसका यूज नहीं है, और जब वहां यूज करेंगे ना तो उसके साथ साथ हम लोग वहां सीख भी लेंगे, अभी इतना ज्यादा जरूरत नहीं, वहां ही सीख लेंगे, ठीक है। तो log 10 इतना बस याद रखना। अब अगर log 10 के बेस में अगर मैं 2 का वैल्यू पूछूं तो तुम्हें क्या याद रहना चाहिए, तुम्हें याद 0.30, log 10 बेस 3 इक्वल 0.477, इसी तरह log 10 का अगर बेस दिया जाए तो 1 हो जाएगा, और log 1 का 0, ठीक है। लॉगरिदम का गेम खत्म, लॉगरिदम का गेम बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल इक्वेशन करेंगे, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, वो भी अप्रोक्सीमेशन का। बाइनोमियल इक्वेशन क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, जिसमें कितने वेरिएबल्स हो, 2 वेरिएबल्स हो। अब देखो अगर a प्लस बी आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल क्या होगा, a प्लस बी, 2 वेरिएबल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल, बायनोमियल, जिसमें क्या हो, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हो, उसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो क्या है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और जब ये हम पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हम लोग, जैसे बहुत सारे रूट्स होते हैं, जैसे अंडर रूट 0.99, उसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग 2 सेकंड में बता देंगे उसका वैल्यू क्या होगा। हमें अगर पूछ लिया कि अंडर रूट 5.203 इसका क्या होगा, 2 सेकंड में निकाल के बता देंगे। आओ देखते हैं। देखो अगर कोई भी वैल्यू इस तरह से दिया हो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और एंड x का वैल्यू, and value of x is approximately equal to what, is approximately equal to 0, or x is less than 1, ठीक है। then 1 plus x to the power n equals 1 plus n into x, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे अंडर रूट दे दिया तुम्हें 1.02 इक्वल्स टू 1, तो इसका कैसे निकालोगे, 1 प्लस क्या करोगे, 0.02 इंटू 1/2 इक्वल्स 1 प्लस क्या हो जाएगा, 0.01 इक्वल्स 1.01, हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। 1.02 की पावर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1.02 अंडर रूट 1.02 इक्वल्स 1 प्लस 0.02 टू द पावर 1/2। अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या इसको इस तरह से लिख, पावर को नीचे लाएंगे, 1 प्लस 0.01 इंटू 1/2, सिंपल, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, सिंपल। अगर इसी तरह हमसे पूछ दे अंडर रूट 0.99 इक्वल्स वॉट, तो कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करोगे, अंडर रूट 1 माइनस 0.01, ये कर दिए तो, अगर ये कर दिए इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1.005, एक सेकेंड 0.985 हो जाएगा। कैसे होगा, 0.01 को हाफ कर देंगे, 1 माइनस 0.01 को हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो 0.005, 005 को हटाएंगे तो 0.995 आ जाएगा, 0.995 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बस इतना ही यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल भी जानो,
जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां इसका यूज करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का। P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इक्वल्स A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इफ P बाई क्यू इक्वल्स A बाई बी। अगर P बाई क्यू का वैल्यू जो है वो A बाई बी है, देन P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इक्वल्स A प्लस बी बाई A माइनस बी। बस इतना है। देन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। AP क्या होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है उसके बीच का डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल उसके बीच का डिफरेंस जो है वो ले लेते हैं हम लोग D। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से अगर बढ़ते चले, और तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगर बोल दूं कि ये n टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है, तो इसका एडिशन क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो सम निकालने के लिए ऑलवेज रिमेंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को कहते हैं एपी में। ऑलवेज रिमेंबर sum of terms equals sum of n terms, sum of n terms equals n by 2, ठीक है, into 2 into a plus n minus 1 into b। ठीक है, इस तरह से याद रखना है इसको। देखो क्या हो जाएगा, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, a जो है a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, a जो है वो पहला टर्म है, इसमें इन दिस केस a इज 1। ठीक है, तो ये पढ़े भी होंगे, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर यही सेम केस, अगर ये, चलो इसको ये तो AP हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि पहला इक्वेशन 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है, फिर 128 है, फिर 256 है, एंड सो ऑन, 512 है, 1028 1024 है, उसके बाद 2048 है, इस तरह से वो बढ़ते चला जा रहा है। इन दैट केस मैं पूछूं कि n टर्म्स तक का उसमें सम क्या होगा, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म जो होता है और दूसरा ये इस तरह से अलग अलग होता है, यानी पावर्स में अलग अलग होता है। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी क्या है, अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर n टर्म्स का समेशन दे दिया, यानी a इस तरह से रहे, a r टू द पावर 2, a r टू द पावर 3, a r to the power 3 and so on to a r to the power n minus 1. So sum of n terms equals a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r। ठीक है, दो फॉर्मूला है, इसको बस याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसको डिराइव अगर करने जाएंगे ना तो इसमें टाइम लग जाएगा, और हमें डिराइव नहीं करना है, हमें टाइम पास नहीं करना है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो अभी तक के लिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जो है उसके बीच में वो आपको नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो क्या करोगे, सिंपली n क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 बटे 2 कर दो, और वहां a जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 20 माइनस 1 बटे 1 कर दो। सिंपल, इसका वैल्यू का आंसर तुम निकाल सकते हो। पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इस तरह के ये वैल्यू आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो अभी तक हमने सबसे शुरुआत में से हम देख लेते हैं कि हम पढ़े क्या हैं। ठीक है, सबसे शुरुआत से ही देख लेते हैं लोग, सबसे शुरुआत से ही देख लेते हैं। पूरी बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर। तो बेसिक मैथमेटिक्स की शुरुआत में ही हमने क्या कहा था कि डर का जो असली राज है वो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है। और अब जब तुम पूरी बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर चुके हो तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि डर का जो असली राज है वो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले कहाँ शुरू किए थे, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम क्या किए थे, एंगल कन्वर्जन। एंगल कन्वर्जन में क्या किए थे कि रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को मिनट सेकंड में बदलना, और अगर मिनट सेकंड में दिया है तो उसको डिग्री में बदलना, और डिग्री को रेडियन में बदलना। इस पे क्वेश्चन भी किए थे, जिसमें क्या था कि हम देखे थे कि एक आदमी है वो चांद को देख रहा है, और चांद जो है वो उसके आई पे कितना एंगल बना रहा है, 42 मिनट बना रहा है। तो हमसे ये पूछा गया था कि डायमीटर क्या होगा।
तो डायमीटर निकालने के लिए हम क्या किए थे, सबसे पहले 42 मिनट जो था उसको किस में कन्वर्ट किए थे, उसको कन्वर्ट किए थे डिग्री में। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किए थे तो वैल्यू क्या आया था 7/10। याद करो, अब याद नहीं रखना है इसे, लेकिन याद करो जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 7/10, अब 7/10 को हम लोग रेडियन, ये डिग्री में था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए थे, 7/10 को हम लोग पाई/180 से मल्टीप्लाई किए थे और उसके बाद वो रेडियन में निकल गया था। और रेडियन में निकालने के बाद हमने डायमीटर भी चांद का बता दिया था कि चांद का डायमीटर ये था, ठीक है। तो एंगल कन्वर्जन करने के बाद हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम। देखो एंगल कन्वर्जन यही था, एंगल क्या था कि अगर किसी एक मतलब एक कोई लाइन है उसको हम लोग घुमाते हैं, लाइन को घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कन्वेंशन है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्लॉकवाइज कैसे, ये देखो ये घड़ी है, ये एक घड़ी है, इसमें अगर सुई इस तरह से घूम रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज है। उसके अपोजिट अगर एंगल घूम रहा है, जैसे इस केस में हम लोग ऊपर उठाए हैं यानी अपोजिट किए हैं, अपोजिट किए हैं तो एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो इन दैट केस एंगल को किस तरह से लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, और क्लॉकवाइज जब होगा तो उसे किस तरह से लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। जो एसआई यूनिट एंगल का है उसे क्या कहते हैं, रेडियन, जबकि मोस्ट फेमसली यूज जो एंगल का यूनिट है उसे क्या कहते हैं, डिग्री। अब तुम्हें याद होगा कि पूरा एक बार एक सर्कल जब हम घूमते हैं तो रेड कितना बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है। और उसी तरह ये जो 2 पाई रेडियन को हम लोग किस तरह रखते हैं, 360 डिग्री। दैट्स इम्प्लॉइज पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री। यानी एक रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट कर, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वहीं अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड्स। और यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और उसके अलावा ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जो मैंने क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन है कि 3,60,000 किलोमीटर है यहाँ से और ये 42 मिनट का एंगल बनाता है, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून। और इसके बेसिस पे हम लोग ये सारी चीजें निकाले थे। देन वी केम टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इसके बाद हमने एच को, इसके बाद हमने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री, 53 डिग्री और 90 डिग्री, जिसमें 3 साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 4 5। अगर 37 डिग्री एंगल रहेगा तो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और बेस क्या होगा, 4 होगा, और इस तरह हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहेगा, वो क्या होगा, वो 5 होगा। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हम पढ़े साइन पी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स पी बाई एच, cos थीटा इक्वल्स b बाई एच एंड tan थीटा इक्वल्स p बाई b। tan थीटा का अपोजिट होगा cot थीटा और cos थीटा का अपोजिट होगा sec थीटा, जबकि sin थीटा का अपोजिट क्या होगा, cosec थीटा। tan थीटा इक्वल्स sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को लेके आए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स h स्क्वायर। अब हम लोग क्या किए कि दोनों साइड को h से मल्टीप्लाई किए, तो हमें क्या आया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। उसके बाद हम लोग क्या किए कि उसको b से मल्टीप्लाई किए, b से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या आया, tan स्क्वायर थीटा, एक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जब हम लोग उसको p से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा को अब हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग एंगल निकालना सीखे। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछा कि भाई साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो हम क्या बोले कि जब साइन जीरो होगा, जब एंगल ही जीरो होगा, यानी जब एंगल, जब ये इस तरह से है, हम इसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां लिखे, जब एंगल जीरो होगा तो ये तो जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो परपेंडिकुलर जीरो यानी साइन इक्वल पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर जीरो तो साइन का वैल्यू जीरो। अब फिर से पूछा, अच्छा ठीक है अब कॉस का बताओ, तो जब ये परपेंडिकुलर जीरो तो बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा, सेम होगा। जब बेस और हाइपोटेनियस सेम होगा, इन दैट केस कॉस का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब जब कॉस का वैल्यू 1 है और साइन का वैल्यू 0 है तो टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/1 इक्वल्स 0, ठीक है। इस तरह से हमें पता लगा कि अच्छा ठीक है, अब हो सकता है एंगल जो है वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, और हो सकता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 37 डिग्री भी एंगल हो सकता है 75 डिग्री भी एंगल हो सकता है।
और अगर क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा कुछ तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कहिए, फेमस एंगल्स जो भी थे उसे निकालना शुरू किया है। साइन थीटा का वैल्यू ये देखो, स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसमें हम लोग 37 डिग्री रखे, तो परपेंडिकुलर जो था वो 3 था, बेस जो था वो 4 था, और जो हाइपोटेनियस था वो क्या था, 5 था। इसके बाद हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग क्या देखें कि साइन का वैल्यू फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसी तरह टेन का भी देखें और कॉस का भी देखें, टेन का भी देखें और कॉस का भी देखें, 37 डिग्री पे, 53 डिग्री पे, ये सभी कवर करने के बाद हम लोग देखें कि ग्राफ देखें कि साइन थीटा जो है जैसे जैसे 90 डिग्री तक हम लोग बढ़ते जाते हैं, साइन थीटा का वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रहा है। सो अप टू 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ थीटा increases and value of theta, as the value of theta increases, the value of tan theta and sin theta also increases and the value of cos theta decreases। ठीक है, वैल्यू ऑफ cos theta decreases। ये करने के बाद हम कहाँ आ गए, हम आ गए क्वाड्रेंट पे, जिसमें हम लोग पढ़े ASTC रूल, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। उसके बाद हमें जरूरत पड़ी कि अच्छा चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन हम सोचे कि ये बताइए भाई, अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तब हम लोग एक तरीका निकाले, उसमें क्या किया कि 90n प्लस थीटा, 90n प्लस थीटा, 90n प्लस थीटा का यूज करके हम लोग क्या किए, 90n प्लस थीटा। जब हम लोग 90n प्लस थीटा का यूज किए तो हम देखें कि n जो है वो इवन भी हो सकता है, n जो है वो ऑड भी हो सकता है। अगर n जो है वो अगर इवन है, इन दैट केस जो फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, फंक्शन जो होगा वो सेम रहेगा, और जो साइन होगा वो एज पर ASTC रूल। फॉर एग्जांपल हमने कौन सा एंगल लिया, cos 225 डिग्री, cos 225 डिग्री इक्वल्स cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ASTC में थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल कौन सा पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -45 डिग्री इक्वल्स -1/√2। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो कन्वर्ट इट इनटू द को फंक्शन बट साइन एज पर ASTC रूल, बट साइन एज पर ASTC रूल। देखो साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, मतलब क्या होगा कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन साइन जो रहेगा वो ASTC रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। फॉर एग्जांपल cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इक्वल्स cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले निगेटिव डाल दिया, निगेटिव डालने के बाद देखो 90 इंटू 1 हो जा रहा है, 1 जो है वो ऑड है, यानी n जो है वो ऑड है, n जब ऑड है तो ये cos जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा। अब देखो tan 127 डिग्री को किस तरह से लिख सकते हैं, tan 127 डिग्री इक्वल्स tan 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 इंटू 1 तो निगेटिव भी है और कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स कॉट 37 डिग्री, कॉट 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3, तो -4/3, यानी tan 127 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/3 इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग क्या देखें, 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से याद रख पाए, इसके लिए हमने यूज किया इसे, 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, cot 90 प्लस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा इक्वल्स माइनस कॉट थीटा। इसके बाद हम एक और चीज देखें, साइन माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा इक्वल्स माइनस tan थीटा। इसके साथ साथ हमने एक और चीज देखा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा, यानी को फंक्शन में वो चेंज हो जाता है, जो मैंने इससे पहले बताया वो यहाँ। ठीक है, अब इसका यूज पड़ेगा हमें वेव में, लेकिन उससे पहले हम ये सारी चीजें करेंगे। ये सारी चीजें क्या क्या है कि साइन a प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए माइनस बी, सिंपली बीच में माइनस लगा दो, लेकिन कॉस में इसका अपोजिट होता है, कॉस में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह tan के केस में tan a प्लस बी, जिसका यूज कहाँ पड़ेगा हमें, इसका यूज पड़ेगा हमें बेंडिंग ऑफ रोड्स में पढ़ने में यूज पड़ेगा इसका, tan a प्लस बी इक्वल्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इसी तरह tan a माइनस tan b इक्वल्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या देखा कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री, फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इन दैट केस साइन थीटा इक्वल्स थीटा, बट
ये थीटा जो है वो डिग्री में नहीं होगा, वो किस में होगा, रेडियन में होगा। वो किस में होगा, रेडियन में होगा। इसका यूज हमने यहाँ करके देखा। अब हमने रेंज निकाला, रेंज इक्वल्स क्या होगा, रेंज अगर ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर आ गया तो रेंज क्या होगा, अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होगा। अब उसके बाद हमने ये आपको करना था, ये मैं पहले कर भी चुका था, इसे पहले ही किया था, यही तो किया था ये आगे करके फिर मैं आपको बताया था कि cos 2a इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 साइन 2a इक्वल्स 2 साइन ए cos ए, ठीक है। tan 2a अपॉन इक्वल्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यही करके मैंने बताया था आपको, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा। मैं मुंह से बोल सकता हूँ इसका वैल्यू क्या होगा, -5 टू +5। क्यों, 3 + 4 का अंडर रूट जो है वो 5 ही होगा, क्योंकि 3 4 5 37 डिग्री में एंगल भी बता सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर लेक्चर 2 हमारे लेक्चर 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी दो पॉइंट्स अगर स्पेस में, अगर प्लेन में दो पॉइंट दे दिया गया है तो उस दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या किए थे, d इक्वल्स अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। अगर उसी चीज को हम लोग स्पेस में लेके जाएंगे यानी 3D, यानी एक ऐसे भी जा रहा है, एक ऐसे भी जा रहा है और एक ऐसे भी जा रहा है। अगर तीन एंगल हो गया हमारा, तीन एंगल तो तीन एक्सेस हो गया हमारा, तो इन दैट केस डिस्टेंस फार्मूला अगर दो पॉइंट के बीच में, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपके पास है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर जो आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्लोप। स्लोप के लिए हम अगर ये लाइन है तो ये लाइन भी कुछ एंगल बना रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई we use the slope. Slope is the quantitative measure of the inclination of a line. It is represented by m equals tan theta, m equals del y upon del x। तो इसके लिए हम तीन ग्राफ ड्रॉ किए थे। सबसे पहला if tan equals, if अगर ये पैरेलली होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। अगर ये थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं इस तरह से तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। अब इसको थोड़ा और ज्यादा मोड़ देते हैं तो थीटा जो होगा यहाँ पे, थीटा जो यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। यहाँ m जो, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर इस क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, उसके अलावा सारे निगेटिव है, इन दैट केस tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो भी निगेटिव होगा। अब देखो यहाँ थीटा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो एक कंक्लूसिव लाइन हमने लिखा था, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब जो लाइन, अब दो तरह की लाइन हो सकती है, तो स्ट्रेट लाइन होगी, एक कर्व लाइन होगी। अगर कोई लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा कि थीटा जो है वो इट इज कांस्टेंट, यानी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर लाइन को थोड़ा कर्व कर दिए तो क्या होगा, स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये कभी इंक्रीज भी हो सकता है, कभी डिक्रीज भी हो सकता है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़े, पैराबोला। पैराबोला के केस में क्या हो जाएगा, पैराबोला इसे क्या कहते हैं, इसे पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, यानी पहले ज्यादा बाद में कम, यानी डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। देख लेंगे थीटा 1 थीटा 2 को लाइन को मैच करके देख लेंगे, तो टेंजेंट से काटेंगे दो बार और देख लेंगे कि कहाँ से क्या है, ठीक है। उसी तरह सिंपली मैंने क्या बताया था आपको, अपवर्ड फेसिंग बॉल के केस में magnitude of slope always positive, magnitude of slope always positive। तो magnitude of slope is increasing in case of upward facing ball and slope is first decreasing then increasing। Here in this case first increasing then decreasing and the slope is, magnitude of slope is decreasing। Wait a second। फिर हम कुछ क्वेश्चन किए जिसमें क्या था कि एक में x का वैल्यू निकालना था और हमें डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ था, तो हमने बहुत आसानी से उसका एंगल निकाल दिया। एंड देन वी कैम टू नो अबाउट द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप। हम ये लाइन दे दिया आपको स्लोप बोल दिया निकालने के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे गोटी कल्टी मार, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने उसे बना दिया दोस्तों, लाइक ठोको। चलो ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन हमने किया। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम देखें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ें। उसके बाद हम देखें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता क्या है। इसमें
फोर्स क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो हमने देखा कि जो बाइक चलाते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या शो करता है, इंस्टेंट स्पीड शो करता है। वेट, अगर मैं वेट लेके ऐसे खड़ा हूँ, अगर मैं वेट लेके ऐसे खड़ा हूँ तो ये जो वेट मीटर होगा वो क्या शो करेगा, इंस्टेंट वेट शो करेगा। अब मैं अपने साथ साथ क्या किया, 2 और बैग ले आया, 2 और बैग में ले आया तो वेट जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मीन्स इंस्टेंट वेट फोर्स शो करेगा। समझ गए। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूला देखे, फॉर्मूला क्या था कि y इक्वल्स कॉन्स्टेंट देन dy बाई डी एक्स इक्वल 0, और ये फॉर्मूला सब देखते 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 इसमें फॉर्मूला चलो मैं बोल भी देता हूँ तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है। इफ y इक्वल्स कॉन्स्टेंट देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स व्हाट 0, इफ y इक्वल्स cu तो c को बाहर ले आएंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इफ y इक्वल्स x टू द पावर n देन x इक्वल देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स x n x टू द पावर n माइनस 1। इफ y इक्वल्स uv then dy by dx equals u into dv plus v into du by dx। अगर v by u होगा तो क्या करेंगे, v पहले रखेंगे, v into du by dx माइनस u into dv by dx अपॉन v स्क्वायर, और ये रहा आपका सामने ये वाला, कहाँ गया भाई, ये, ठीक है। y इक्वल्स 10x देन dy by dx इक्वल्स sec स्क्वायर x, u v w अलग अलग कर लेंगे, साइन थीटा साइन x का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x होगा, log x का e 1 अपॉन x होगा, और e टू द पावर x का बहुत अच्छा बच्चा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब में बराबर रहता है। प्रैक्टिस किए थे हम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डिस्क्लेमर क्या था कि साइन थीटा को अगर डी थीटा से करेंगे डिफरेंशिएट तो इसका वैल्यू कॉस थीटा आएगा, लेकिन साइन 30 डिग्री जो है अगर उसको करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री जो है उसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कितना है, साइन 30 डिग्री 1/2 सॉरी 0/2 कैसे वो, इम्पॉसिबल ना, मिस्टेक। आइए, डिस्क्लेमर देने के बाद हमने ये सब कुछ क्वेश्चन किया था, सबका कर ही लिए थे। फिर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन किए थे। फॉर एग्जांपल साइन 2x दे दिया, उस केस में क्या करेंगे, या साइन x स्क्वायर दे दिया तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं उतना पढ़ाने नहीं जा रहा क्योंकि ये झलक है, झलक दिखला जा, तो एक बार ही आएगा। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 केस रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस क्या निकलेगा, मैक्सिमा निकलेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो निगेटिव आ रहा है, दैट मींस क्या निकलेगा, मिनिमा निकलेगा। अगर मैक्सिमा या मिनिमा में अगर पॉजिटिव ही निकल गया या निगेटिव ही निकल गया, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू आ गया है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, इन दैट केस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देंगे और वैल्यू निकल जाएगा। देखो यही तो करना था, समझ गए। अब देखो लेक्चर 3 बाकी आपके बीच में ही है ना, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, को तो पता ही है। तो खत्म हो गया बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स। यही भय लगता है तुमको आगे वाले चैप्टर्स में ना, अगर तुम सही से समझ गए हो ना, तुम फोड़ फाड़ के रख दोगे। अब बस 1-2 और चैप्टर्स जो कहते हैं कि बेसिकली बाकी है, विच इज वेक्टर्स, और उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो भी हमें करने हैं, समझ गए, समझिए, अच्छे से समझिए इस बात को, ठीक है। और अपने आसपास जितने भी निगेटिविटी है उसको दूर कर दो। अरे भाई हमें निगेटिविटी से मतलब ही नहीं है, हमें कुछ उससे लेना देना ही नहीं है। हमें किससे लेना देना है, अपने से लेना देना है, निगेटिविटी से क्या लेना देना। बाहर में जाए निगेटिविटी, आउट ऑफ सिलेबस है वो, उसे नहीं पढ़ना है, उसे नहीं समझना है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। जो भी चीज आउट ऑफ सिलेबस है उसको देखना भी नहीं। हाँ कभी कभी मूवी वूवी देख लिए क्योंकि वो लाइफ के सिलेबस में है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत बेकार चीज है, बहुत ज्यादा बेकार चीज है कि निगेटिविटी आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि हाँ तुम पढ़ो मत, हाँ तुम ये मत करो, हाँ तुम ये मत करो, तुम ड्रॉप ले लियो, बेकार का ड्रॉप ले लियो, तुम्हें जो दिखता है अंधे वो मुझे नहीं दिखता है, अंतर यही है बस इतना। उसको बताओ कि तुम्हारी विजन जो है ना उसकी विजन से मैच नहीं करती, ठीक है। वो जो देख रहा है ना वो बहुत शॉर्ट साइटेड देख रहा है, वो देख रहा है कि हाँ ये ग्रेजुएशन जल्दी से पास करे और उसके बाद बैंकिंग की तैयारी करे, उसके बाद आरआरबी की तैयारी करे। हाँ, और तब तो क्या होगा, तब तो मजा आएगा ना जी, तब तो और मजा आएगा। क्यों, क्योंकि तब तो और पता चलेगा कि हाँ भीड़ जो है वो 20 लाख नहीं, भीड़ 1 करोड़। तो तब इसीलिए जरूरी क्या है कि अभी से ही हम लोग
निगेटिविटी को दूर रखें। और अभी बहुत अच्छा टाइम है। देखो, कभी जो ऐसा टाइम जो है ना, ये वाला टाइम जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। इसीलिए अभी से ये चीज सोच लो कि कोई अगर कुछ बोले तो बात ही नहीं करना। इनफैक्ट अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है ना, मैं भी अगर ये सारी चीजें कर रहा हूँ ना, तो मैं भी किसी से बहुत कम बात करता हूँ। रीजन ये है कि बहुत ज्यादा बात करने से ना वो बहुत कुछ बोलने लगता है। और सबसे अच्छा तरीका है ना अपने जिंदगी को बर्बाद करने का, कि हर डिसीजन दूसरे से पूछ लो। हर किसी से पूछ लो कि मुझे नीट अगले साल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अरे अपनी सुनो ना भाई, तुम्हारी जिंदगी है, टेक 100% ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर तुम नहीं लोगे और कोई ज्ञान देके चला गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेगा। तुम उसको जाकर बोलेगे तुम्हारे ही कारण ड्रॉप लिए, तो थप्पड़ देगा, बोले नहीं हक, तुम्हारे जैसे हम बहुत लोगों को ज्ञान दिए हैं, वो सबका जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा बहुत खराब चल रहा है। पता नहीं कि कितने लोगों का जिंदगी उसके चक्कर में बर्बाद हो चुका है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। तुम्हें जहां तक दिख रहा है, तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है या कुछ भी इस तरह ड्रॉप नहीं लेना है, या तुम्हें लग रहा है कि हाँ पापा एमबीबीएस के अलावा ये सारी आइजर या इसकी प्रिपेयर मैं कर सकता हूँ क्या, तो पापा से पूछो, वो तुम्हारे लिए अच्छे ही सोचेंगे। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो उन्हें बताओ, कि पापा ये होता है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसे देखो। कोई भी डिसीजन या कोई भी इस तरह की चीज है, लेने से पहले पेरेंट्स से पूछ लो। बाकी निगेटिव जो फैला है उसके तो दूर दूर तक मत रहो, उसके दूर दूर से भी दूर हो जाओ, धोखा से भी उसके पास मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो आज के इस वीडियो के बाद बेसिक मैथमेटिक्स आपकी कवर हो चुकी है। आज थी डे 1 ऑफ योर 100 डेज चैलेंज। गॉड ब्लेस यू।